हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। आज का ये हमारा वीडियो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से संबंधित है। मैं इस वीडियो के संदर्भ में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित सब कुछ है। बस आपको इसे देखना है, समझना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। यह वीडियो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाने के लिए पर्याप्त है, अगर आप इसको समय समय पर देख करके अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को सीखना प्रारंभ करते हैं। सीखने से पहले किसी भी चीज को जानना बड़ा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट माने होता है सीधे या सामने या प्रत्यक्ष, और स्पीच माने क्या होता है, कही गई बात। डायरेक्ट स्पीच का मतलब हो गया कि प्रत्यक्ष कही गई बात, यानी सामने खड़े होकर के कही गई बात। जैसा कि यहाँ पर हम इस चित्र में देख रहे हैं कि दो लोग बातें कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सामने हैं। अगर एक व्यक्ति कहेगा तो दूसरा सुनेगा, यानी इस तरह की जो बातें होती हैं वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती हैं। मान लीजिए आप अपने मित्र से बातें कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं चाहे वो बीते हुए समय के बारे में कहें यानी पास्ट टेंस में, चाहे वो इस समय जो घटनाएं हो रही हों उसके बारे में कहें यानी वर्तमान प्रेजेंट टेंस के बारे में, और चाहे आप भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में बात करें यानी फ्यूचर टेंस। आप इस समय में खड़े होकर के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि इनडायरेक्ट का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष, मतलब जो सामने ना हो, और स्पीच मतलब कही गई बात। तो दोनों का मिलकर के अर्थ ये हुआ कि वो बात जो सामने ना कही गई हो, बल्कि हमें किसी दूसरे के माध्यम से वो बात बताई जा रही हो। इसमें कहने वाला और सुनने वाला दोनों आमने सामने नहीं होते हैं और पहले कही गई बात को बोला जाता है। अब सोचिए कि बात तो पहले कही जा चुकी है और उसको बाद में अप्रत्यक्ष कहा जा रहा है, तो वो जो कही गई बात है वो कौन से टेंस की हुई? जाहिर सी बात है कि जो बात पहले कह दी गई वो पास्ट टेंस की हो गई। यानी डायरेक्ट स्पीच का कोई भी टेंस हो सकता है, आमने सामने किसी भी टेंस की बात हो सकती है, लेकिन इनडायरेक्ट में क्योंकि वो बात पहले कही जा चुकी है इसलिए वो हमेशा पास्ट टेंस की होती है। इसीलिए हम जब इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते हैं तो उसको हमेशा पास्ट टेंस में ही बनाते हैं। पास्ट में बदलने के लिए हमें पूरे वाक्य में सिर्फ वर्ब को बदलना होता है और हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर देते हैं और वाक्य हमारा पास्ट टेंस में बदल जाता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर विल है तो इनडायरेक्ट में उसको वुड कर दिया जाएगा, शैल होगा तो उसकी सेकेंड फॉर्म शुड कर दिया जाएगा, कैन को कुड कर दिया जाएगा, मे को माइट कर दिया जाएगा, इज, एम, आर को सब्जेक्ट को देख करके वाज या वर कर दिया जाएगा, हैज या हैव होने पर उसको सेकेंड फॉर्म में हैड कर दिया जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में अगर डू नॉट है तो उसे डिड नॉट कर दिया जाएगा, डज नॉट है तो उसे डिड नॉट कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई सहायक क्रिया इनमें से नहीं है तो हम वर्ब को देखेंगे, वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो हम उसकी सेकेंड फॉर्म कर देंगे। अब यहां से थोड़ा सा परिवर्तन आएगा कि मान लीजिए वो पहले से ही पास्ट में है, तो इनडायरेक्ट में थोड़ा सा उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं, यानी वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म हो तो हम हैड लगा करके थर्ड फॉर्म कर देंगे। सेकंड को थर्ड करेंगे, लेकिन क्योंकि थर्ड का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं कि बिना सहायक क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया ही नहीं जाता है, और थर्ड फॉर्म के साथ एक परफेक्ट टेंस की ही सहायक क्रिया है जो हम लगा सकते हैं और वो है हैड। तो हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म होने पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। ऐसा ही डिड के साथ होगा। अगर डिड दिया गया है तो हम लोग
हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। अगर वाज या वर दिया गया है तो हम वाज या वर को बदल करके हैड बीन कर देंगे। इस चार्ट को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब को बदलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। डायरेक्ट बात होते समय दो पक्ष होते हैं, एक जो बोल रहा है और एक जो सुन रहा है। चलिए इसको एक वाक्य के उदाहरण से समझा जाए। जैसे यहां पर मोहन सेड टू कमला, फिर कामा लगा हुआ है, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है आई लाइक टू हेल्प यू। अब ये हमें समझ लेना है कि डायरेक्ट स्पीच का वाक्य हमेशा दो भागों में बटा हुआ होगा और कामा उन दोनों भागों को एक दूसरे से अलग करता है। जो बिना इन्वर्टेड कामा के लिखा होता है उस हिस्से को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यह हिस्सा हमको ये बताता है कि वो बात किसने कही और किससे कही। और जो भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ होता है वह कही गई बात होती है, यानी वही स्पीच है और हमको सबसे ज्यादा परिवर्तन इसी में करने होते हैं। तो अब जरा इसको हम लोग समझते हैं। मोहन सेड टू कमला, मोहन ने कहा कमला से आई लाइक टू हेल्प यू, मैं पसंद करता हूं टू हेल्प यू, तुम्हारी सहायता करना। अब ध्यान दें, आई मैं, यू तुम। अब इस वाक्य में हमें यह बताइए कि ये जो मैं शब्द का प्रयोग कौन करेगा? जो कह रहा है। और तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? जो कहने वाले के सामने है। यानी मोहन अगर कह रहा है और उसके मुंह से निकला है मैं, तो इसका मतलब मैं कौन हुआ? मोहन। एक बात हम सभी लोग अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लें कि आई और वी का संबंध हमेशा बात को कहने वाले से होता है और यू का संबंध हमेशा बात को सुनने वाले से होता है। परंतु इनडायरेक्ट में वही बात किसी और के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कही जाती है, तो इसमें मैं और तुम का प्रयोग संभव नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर इस वाक्य को इनडायरेक्ट में बदला जाए तो हम लोग आई और यू दोनों प्रोनाउन बदल देंगे। आई को कहने वाले के अनुसार यानी मोहन को देख करके बदल दिया जाएगा और मोहन का प्रोनाउन ही आई की जगह पर आ जाएगा और यू जिससे कहा जा रहा है उसको देख करके बदला जाएगा, यानी कमला, कमला का प्रोनाउन होता है सी और क्योंकि ये यू क्या है ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो हम लोग इसकी जगह पर सी का ऑब्जेक्ट हर कर देंगे। प्रोनाउन को बदलने के लिए हमें इस चार्ट के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हम सब्जेक्ट रूप में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट रूप में क्या लिखते हैं और पजेसिव रूप में क्या लिखते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के स्थान पर हम सब्जेक्ट रूप ही लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम ऑब्जेक्ट रूप ही लिखेंगे और पजेसिव के स्थान पर हम पजेसिव रूप ही लिखेंगे। अब तीसरी बात, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट अवस्था में क्योंकि बोलने व सुनने वाले दोनों आमने सामने होते हैं तो वे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो व्यक्ति से निकटता दिखाते हैं। निकटता सूचक शब्दों को इस चार्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसे मान लीजिए आपके वाक्य में कहीं पर भी दिस आया है तो इनडायरेक्ट में उसको डैट कर दोगे। अगर दीज आया है तो उसे दोज कर दिया जाएगा, हियर आया है तो देयर कर दिया जाएगा, टुडे है तो उसे डैट डे कर दिया जाएगा, यस्टरडे है तो उसको द प्रीवियस डे कर दिया जाएगा, टुमारो है तो उसको हम द नेक्स्ट डे कर देंगे, कम हियर अगर एक साथ लिखा हुआ है तो हम उसको गो देयर कर देंगे, एगो है तो बिफोर कर देंगे, टू नाइट है तो डैट नाइट कर देंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय हम हमेशा ये ध्यान रखें कि यह शब्द अगर वाक्य में कहीं पर भी हैं तो हमें उन्हें तुरंत
दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देना है। और एक बात और ध्यान रखना है, दिस को डैट तो किया जाता है, लेकिन डैट को कभी उल्टा नहीं किया जाएगा। इसलिए हमने इसे लिखा है डायरेक्ट में क्या होता है और इनडायरेक्ट में क्या होता है। अब बात करते हैं कंजक्शन की। हम जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में कामा वाक्य को दो भागों में बांट देता है, लेकिन क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में वही बात किसी एक व्यक्ति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में कही जाती है, तो वो दोनों हिस्से जुड़ जाते हैं और उनको जोड़ने के लिए हमको एक प्रॉपर कंजक्शन की आवश्यकता होती है। कंजक्शन हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हुए वाक्य के आधार पर तय किया जाता है। जैसे यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर अफर्मेटिव या नेगेटिव जैसा सामान्य वाक्य है, तो वहां पे कंजक्शन डैट लगेगा। अब मान लीजिए इन्वर्टेड कामा के अंदर प्रश्नवाचक वाक्य है और वो व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर जैसे WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा है, तो हम लोग उस वाक्य के ही WH वर्ड को कंजक्शन बना देते हैं। और अगर वो प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ है, तो हम लोग इफ कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मान लीजिए इन्वर्टेड कामा के अंदर हमारा वाक्य आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तो डैट कंजक्शन लगेगा। यदि तारीफ, शुभकामना ये प्रकट हो रहा है, तो वहां पर भी कंजक्शन डैट लगेगा। अब आते हैं आखिरी बात पर, जो वाक्य बिना सब्जेक्ट वाले होते हैं, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस, उनके लिए कोई कंजक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कंजक्शन का एक नियम है, कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब इस वाक्य में तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसके बाद नंबर आता है वर्ब का, और वर्ब के पहले कंजक्शन नहीं लगा सकते हैं, तो कंजक्शन के रूप में हम एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, जो है टू। टू वर्ब के साथ मिल करके उसको इन्फिनिटिव में बदल देता है, और इस प्रकार से दोनों टुकड़े वाक्य के जुड़ जाते हैं। तो अब सबसे अंतिम बात पर आते हैं, और वो है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। यह कार्य हम सबसे पहले करते हैं, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। सामान्य वाक्य के लिए, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, हम सेड को सेड करेंगे, सेड टू को टोल्ड कर देंगे। यदि हमारा वाक्य प्रश्नवाचक हुआ, तो सेड या सेड टू दोनों को आस्क्ड कर दिया जाता है। आश्चर्य प्रकट करने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम लोग सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड कर देते हैं। तारीफ प्रकट करने वाले वाक्य के लिए हम लोग सेड या सेड टू को प्रेज्ड में बदल देते हैं। बिना सब्जेक्ट वाले वाक्यों अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। इन तीनों का प्रयोग हमारे दिए गए वाक्य के भाव के आधार पर किया जाता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कभी पास्ट टेंस में हो ही नहीं सकते, जैसे पृथ्वी गोल है। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं द अर्थ इज राउंड। अब सोचिए इसका पास्ट क्या होगा। अगर हम इसको पास्ट में बदलें तो हम कहेंगे द अर्थ वाज राउंड। अर्थ क्या निकला? पृथ्वी गोल थी, तो क्या अब पृथ्वी गोल नहीं है? यानी ये वाक्य ऐसा है जो ये बता रहा है कि पृथ्वी आज भी गोल है, कल भी गोल थी और भविष्य में हमेशा गोल रहेगी। यानी ये कंडीशन कभी नहीं बदलने वाली। जिन वाक्यों की कंडीशन कभी नहीं बदलती है उनको यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंस कहा जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का अर्थ हुआ कि जो सार्वभौमिक सत्य हो, मतलब हमेशा वो बना रहे। ऐसे ही हमारा अगला वाक्य, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी आज भी अच्छी है और हमेशा अच्छी ही मानी जाएगी, इसको कभी बुरा नहीं माना जाएगा। इसलिए यह सेंटेंस
हमेशा अपनी स्थिति को बनाए रखेगा और यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाएगा। जैसे सूर्य गर्म है, द सन इज हॉट। सूर्य गर्म है, जब तक सूर्य गर्म है जीवन का अस्तित्व तो बना रहेगा। सूर्य कभी ठंडा नहीं होना है, यह एक हमेशा रहने वाला सत्य है। इसलिए इस वाक्य को भी हम कभी पास्ट में नहीं बदल सकते। इससे पहले कि हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करें, एक महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए। हमने 2 वाक्य लिख रखे हैं, दोनों एक ही हैं। हमने सिर्फ अंतर इतना किया है कि पहले वाक्य में said to और दूसरे वाले में says to लिखा है। मोहन said to कमला, I like to help you। मोहन says to कमला, I like to help you। इस वाक्य में लिखा हुआ said से की सेकेंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट टेंस का है। और इस वाक्य में लिखा हुआ says वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें SEIS जुड़ा हुआ है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। ये प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है। अब हम लोग इनडायरेक्ट की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात को नोट कर लें कि क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वाक्य के दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं। ग्रामर में वाक्यों का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि पहला वाक्य पास्ट टेंस में होता है तो उसके साथ जो भी जुड़ेगा वो भी पास्ट टेंस में ही बदल दिया जाएगा। इस वजह से भी हम लोग दूसरे हिस्से को पास्ट टेंस में बदलते हैं, अर्थात वर्ब को सेकेंड फॉर्म में कर देते हैं। लेकिन क्योंकि इस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट टेंस में है, इसमें बात पहले कह नहीं दी गई है बल्कि अभी भी वो कही जा रही है। मोहन कहता है कमला से, ये अभी बीता नहीं है। और क्योंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के साथ में हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जोड़ सकते हैं। इसलिए जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में सेज या विल से इस तरह से आवे, तब हम लोग इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग की वर्ब को नहीं बदलेंगे। वहां पर जैसी भी वर्ब है हम लिखी रहने देंगे। तो इसलिए यह बात सब लोग अपने मन में बिठा लें कि सेज टू, विल से, विल टेल इस तरह के शब्द आएंगे तब हम ये वर्ब को बदलने वाला कार्य नहीं करेंगे। तो हम लोग अब सारी बातों को ध्यान रखते हुए यहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और अपने सभी नियमों का सही से प्रयोग करना सीखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है मोहन said to कमला, I like to help you। पहली बात, आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे गए वाक्य के ऊपर, क्योंकि ये जैसा होगा वैसे ही परिवर्तन यहां पर और इस जगह पर होंगे। तो I like to help you, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसमें विस्मयबोधक चिन्ह नहीं है। ये वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब है, यानी ये असर्टिव सेंटेंस है हमारा, सामान्य वाक्य। और जब सामान्य वाक्य होता है तो हमने बताया था कि सेड को सेड, सेड टू को टोल्ड कर देते हैं। हम सेड और सेड टू के बारे में भी एक चीज आपको बता दें, सेड या सेड टू कोई और कंडीशन नहीं है। अगर सिर्फ वाक्य में कहने वाले को दिखाया जाएगा तब वहां पर सेड का इस्तेमाल किया जाएगा, और जिस वाक्य में कहने वाला और सुनने वाला दोनों पक्ष मौजूद होंगे वहां पे सेड टू का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अकेला व्यक्ति है तो वहां पे सेड लगेगा, अगर दोनों उपस्थित हैं तो वहां पर सेड टू लगेगा, और हम लोग टोल्ड लगाएंगे। तो हम लोग इसको बनाते हैं मोहन, सेड टू का कर देते हैं टोल्ड, और फिर आगे लिख देते हैं कमला।
अब बात आती है कंजक्शन की। असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों के लिए सिर्फ एक कंजक्शन लगता है, वो डेट, और अभी हम इसी तरह के वाक्यों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मोहन टोल्ड कमला डेट, हम लोग यहां तक आ गए। अब जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वो रूल्स सब तरह के वाक्यों के लिए एक जैसे होंगे। जैसे आई, मैं, कौन बोला है, मोहन बोला है, मोहन का प्रोनाउन कीजिए, यहां पर ही हो गया। यहां पर पास्ट टेंस की बात है, हम लाइक को भी पास्ट टेंस कर दें, LIKED, लाइक्ड। इसके बाद में टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा, टू हेल्प। अब आता है यू यानी तुम, कौन तुम, कमला, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है, कमला का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। और ये हमारा वाक्य बन गया, मोहन टोल्ड कमला दैट ही लाइक्ड टू हेल्प हर। हमारा अगला वाक्य देखिए, यहां पे इन्वर्टेड कामा पहले ही स्टार्ट हो गया और उसके अंदर लिखा हुआ है आई हैव ब्रॉट 3 लेटर्स फॉर यू। इन्वर्टेड कामा बंद हो गया। फिर अगला हिस्सा लिखा हुआ है रवि सेड टू हरी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य कही गई बात होती है, यानी वही स्पीच है जिसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है। और जो बिना इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है वो उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके द्वारा बात कही और सुनी जाती है। इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, वाक्य को हमेशा कहने वाले से ही शुरू करते हैं। तो वाक्य हमें चाहे जैसे दिया गया हो, कहने वाले को पहले लिखा जाए चाहे कहने वाले को बाद में लिखा जाए, लेकिन हमारा काम करने का तरीका वही रहेगा। हम हमेशा वाक्य को उन लोगों से ही शुरू करेंगे जिनके बीच बात हो रही है। यानी हम कहेंगे रवि सेड टू है, टोल्ड कर देंगे, हरी। अब हमारा वाक्य कैसा है जरा एक बार फिर से समझ लें। आई हैव, आई सब्जेक्ट, हैव सहायक क्रिया, ब्रॉट मुख्य क्रिया। यानी जो वाक्य सब्जेक्ट और वर्ब से शुरू होते हैं वो साधारण वाक्य होते हैं और उनके लिए कंजक्शन लगाते हैं हम लोग डेट। डेट के बाद में फिर आते हैं आई। सोचो, मैं, कौन कह रहा है, रवि कह रहा है, रवि, इसका प्रोनाउन बनेगा ही, तो हम लिख देंगे ही। हैव, अब देखिए यहां पर सेड है यानी ये पास्ट टेंस है तो हमें पास्ट करना है, तो हैव का कर दिया हम लोगों ने हैड। अब क्योंकि सहायक क्रिया बदल दी है तो मुख्य क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, BROUGHT, ब्रॉट, ब्रॉट माने लाया। फिर आगे क्या है, 3 लेटर्स, 3 लेटर्स लिख दिया। फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन कभी बदली नहीं जाती। यू, तुम, ये तुम्हारे लिए। यू कौन है, सामने कौन है, हरी, तो हरी का ऑब्जेक्ट रूप लाइए यहां पर, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम और हम यहां पे हिम कर देंगे और ये वाक्य हमारा बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड आई शैल गिव यू दिस बुक टुमारो। हमारा सारा फोकस इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस पर कि वो किस चीज से प्रारंभ हो रहा है ये जरूर देखना है। ये सब्जेक्ट से प्रारंभ है आई, फिर शैल गिव वर्ब है, यानी ये भी साधारण वाक्य है। अब हम लोग इसको बनाते हैं। ही सेड, सेड को सेड ही रखना है क्योंकि देखिए यहां पे क्या है, ये बात किससे कहा ये नहीं जिक्र है यहां पर, इसलिए केवल सेड का प्रयोग किया गया। तो हम लिखेंगे ही सेड, हमने सेड को सेड ही कर दिया। अब क्योंकि साधारण वाक्य था तो कंजक्शन वही लगेगा, डेट। आई बदलते हैं, मैं, कौन कहेगा, ही अपने आप को कहेगा, ही हो गया। क्योंकि यहां पर सेड है, पास्ट टेंस है, शैल का शुड कर देंगे, ही शुड। सहायक क्रिया बदली है, मुख्य क्रिया वैसे ही लिख दी जाएगी।
अब फिर आया यू। यू कौन है, सामने किससे बात कही गई? अब देखिए यहां पर सेड के बाद तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। ऐसा अनेक वाक्यों में हमारे सामने आएगा जब हमको यू को बदलना होगा और हमारे सामने ये होगा ही नहीं कि वो बात कही किससे गई। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारे लिए एक सरल ही कंडीशन है। यहां पे हमारा अपना डिसीजन चलेगा, यानी हम ये समझ लें कि या तो ये बात हमसे कही गई, तो यहां पे हम आई मान लें, मी, और या फिर हम ये मान लें कि किसी अन्य व्यक्ति से कही गई, थर्ड पर्सन से। हम यहां पे केवल यू को नहीं मान सकते, बाकी सभी को मान सकते हैं, क्योंकि यू को तो हमें बदलना ही है। तो हम यहां पर दो तरह के प्रोनाउन ही मान सकते हैं, या तो आई या फिर ही। अब हम लोग इन दोनों में से अपनी मर्जी के अनुसार एक मान लें। अगर हम यहां पे ही मान लेते हैं तो यू की जगह पर ही का ऑब्जेक्ट हिम कर देंगे। अगर हम यहां पे आई मानते तो यहां पर ऑब्जेक्ट मी लिखते। तो अपनी मर्जी से हम लोग यहां पर अपना डिसीजन ले लिया करेंगे। आगे आते हैं, दिस शब्द लिखा है। ध्यान दीजिए, दिस वो शब्द है जिसको मैंने बताया था कि ये ऐसा दिखाता है कि बोलने वाले के सामने है। अब क्योंकि ये वाक्य तो बाद में कहा जा रहा है, तो अब कोई भी चीज बोलने वाले के सामने तो रह नहीं गई, तो हम दिस को दूरी प्रकट करने वाला शब्द डैट कर देंगे। डैट, बुक, टुमारो। टुमारो का फंडा ये है कि जैसे हम आज कोई बात कहें तो हमारे लिए कल का दिन एक निश्चित दिन होता है, आने वाला, और कल का दिन जो बीत गया है वो भी एक निश्चित दिन होता है। लेकिन अगर हम यही बात एक दिन बाद या 2 दिन बाद कहें तो आने वाला कल भी दूसरा होगा और बीता हुआ कल भी दूसरा होगा। इनडायरेक्ट में बात हमेशा बाद में कही जाती है, इसलिए वो दिन कोई सा भी हो सकता है। इसलिए टुमारो का और यस्टरडे का अपना अस्तित्व तो रह नहीं जाता है, इसलिए इनको बदलने का प्रावधान किया गया है। हम लोग टुमारो को कर देते हैं द नेक्स्ट डे, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का है, आने वाला कल, इसलिए इसको हम लोग द नेक्स्ट डे कर देते हैं। ही सेड दैट ही शुड गिव हिम दैट बुक द नेक्स्ट डे। हमारा अगला वाक्य है, द टीचर सेड यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। यू सब्जेक्ट है, आर नॉट डूइंग ये हमारा वर्ब वाला हिस्सा है। सब्जेक्ट और वर्ब से प्रारंभ है, तो ये हमारा साधारण वाक्य हुआ। हम लोग फिर वही करेंगे, हम लोग इसको बनाएंगे द टीचर सेड का सेड ही रहेगा, कंजक्शन डैट लगा देंगे, डैट कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगता है। और अब हम लोग आते हैं यू। अध्यापक कह रहा है तुम, अध्यापक के सामने कौन है हमें फिर नहीं पता है, वही बात आ गई। या तो हम यहाँ पे ही माने या फिर आई माने। मान लीजिए इस बार हम आई मान लेते हैं, तो यू सब्जेक्ट रूप है, यहाँ पे हम लिखेंगे आई। आर, क्योंकि यहाँ पे सेड पास्ट टेंस का है, इसलिए हम यहाँ पे आर का आई के साथ लगता है वाज। नॉट डूइंग। अब आया योर, क्योंकि हमने यहां पर यू को आई मान करके डील किया है, तो योर को भी आई के पजेसिव के रूप में लिखेंगे, यानी माई वर्क, और फुल स्टॉप लग गया। इस तरह से ये हमारा वाक्य बन गया, द टीचर सेड दैट आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क। हमारा अगला वाक्य, कमला सेड टू हर फादर आई विजिटेड द जू यस्टरडे। आई विजिटेड सब्जेक्ट और वर्ब, तो हमारा वाक्य साधारण है। हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। कमला सेड टू का टोल्ड हर फादर,
कंजक्शन में डैट लगेगा। आई मतलब मैं, कमला कह रही है, आई की जगह पर हम कमला का सब्जेक्ट रूप लिख देते हैं सी। वर्ब क्या है? विजिटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये ध्यान रखो, इंग्लिश ग्रामर सीखने वाला हर स्टूडेंट ये समझ ले कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म हो और कोई सहायक क्रिया नहीं है, तब उसको बहुत ज्यादा ध्यान से उसको सॉल्व करना है। सेकंड फॉर्म होने पर हमने रूल बताया था कि हैड लगा करके थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो हम यहाँ पे हैड लगा देते हैं। और ईडी वाले वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वही होती है, VISITED, विजिटेड द जू। यस्टरडे बदला जाएगा, हम यस्टरडे को करेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। हमारा वाक्य बन गया, कमला टोल्ड हर फादर दैट सी हैड विजिटेड द जू द प्रीवियस डे। हमारा अगला वाक्य है, आई सेड टू हिम वेयर डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। हमारा ये वाक्य वेयर से शुरू हो रहा है। वेयर ये WH वर्ड है क्योंकि इसके शुरुआत के दो अक्षर W और H हैं। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य है, और जब भी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य बदलेगा तो हमारी सिर्फ दो चीजें बदल जाएंगी। एक, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लिखना है वो, दूसरा कंजक्शन। बाकी लगभग सब नॉर्मल चलता है, इसलिए इसको भी समझ लें। हम इसको बनाएंगे आई, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, सेड या सेड टू की जगह पर किया जाएगा आस्क्ड और हिम। कंजक्शन क्या होगा? WH वर्ड जब इस्तेमाल होते हैं तो यही प्रश्नवाचक शब्द पर्सनल प्रोनाउन के रूप में कंजक्शन बन जाता है, यानी हम लिख देंगे WHERE वेयर, कंजक्शन हो गया। कंजक्शन और प्रश्नवाचक शब्द में क्या अंतर है, ये बहुत ही आसानी से समझ लीजिए। अगर प्रश्नवाचक शब्द के बाद में तुरंत सहायक क्रिया लिखी हो, जैसे वेयर के बाद लिखा है डिड, तो ये प्रश्नवाचक शब्द माना जाएगा। और अगर प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिख दें तो ये कंजक्शन बन जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर वेयर लिखा है नीचे भी वेयर लिख दिया और वो हो गया कंजक्शन। WH वर्ड को कंजक्शन में बदलने के लिए हमें आगे जो कार्य करना पड़ता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यानी हमें अब वेयर के बाद सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब नहीं लिखनी है। और सब्जेक्ट रूप इसका क्या है? यू। यू मतलब तुम। कौन है आई के सामने? हिम। हिम का सब्जेक्ट रूप बनेगा ही, हम पहले लिखेंगे ही। अब बचा डिड और स्लीप। डिड होने पे हमने पढ़ा कि हम हैड लगाएंगे और स्लीप की थर्ड फॉर्म करेंगे SLEPT, स्लेप्ट, वेयर ही हैड स्लेप्ट। अब आता है लास्ट नाइट। लास्ट को द प्रीवियस में बदला जाता है, तो हम कहेंगे द PREVIOUS प्रीवियस NIGHT नाइट। अब ये हमारा वाक्य बन गया, I asked him where he had slept the previous night। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, She said to him, May I use your telephone? यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है। में सहायक क्रिया है, फिर आई सब्जेक्ट और वर्ब। और मैंने बताया था कि जब सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है वाक्य तब वो प्रश्नवाचक होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य को बताने के लिए दो बातें होती हैं, एक तो उसमें पहला शब्द क्या है, दूसरा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है या नहीं लगा है। और हमने बताया था कि दो चीजें हमारी बदल जाती हैं, एक सेड या सेड टू की जगह पर हम क्या लिखेंगे वो, दूसरा कंजक्शन। तो यहां पे प्रश्नवाचक वाक्य होने की वजह से हम लिखेंगे CASKED आस्क्ड हिम। इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी ये वाला टू इस जगह पे नहीं लगाया जाता है।
तो सी आस्क्ड हिम। अब कंजक्शन क्या होगा? जब WH वर्ड लगा था तो हमें कुछ तलाशना नहीं था, उसी को कंजक्शन बनाना था। लेकिन यहाँ पे WH वर्ड नहीं है, यहाँ पे सहायक क्रिया है, तो हम लोग कंजक्शन में लगाएंगे इफ। अब कंजक्शन का वही नियम कि कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। अगर हम तुरंत सब्जेक्ट नहीं लाएंगे तब वो शब्द कंजक्शन नहीं माना जाएगा। तो अब सब्जेक्ट रूप हमारा है आई। आई मतलब मैं, कौन मैं? जिसने कहा सी। तो आई की जगह पर हम लिखेंगे सी। अब मैं इसके सामने लाओ, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया आती है। तो मे का पास्ट MIGHT माइट, क्योंकि यहां पर सेड टू था तो हम यहां पास्ट करेंगे। इफ सी माइट यूज, योर बदला जाएगा। तुम्हारा कौन है सामने? हिम, हिज हो गया। टेलीफोन, TELEPHONE, टेलीफोन। और ये हमने वाक्य बना लिया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेज टू मी आई रीड माई बुक। अब यहां पर आई रीड सब्जेक्ट वर्ब, यानी ये हमारा सामान्य वाक्य हो गया। और यहां पर लिखा है सेज टू, इस बार सेड टू नहीं है, सेज टू है। अब कैसे बनाएंगे हम? जैसे सेड को सेड, सेड टू को टोल्ड करते हैं, वैसे से को से और सेज टू को टेल्स कर देते हैं। यानी हम, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ में क्रिया में एस या ईएस लगती है, तो हम कहेंगे ही, और सेज टू को करेंगे टेल्स, TELLS, टेल्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक वचन है तो यहां पर एस या ईएस बढ़ा हुआ है। तो ही टेल्स मी, कंजक्शन लगेगा डेट। आई, कौन? मैं, मतलब ही कह रहा है। प्रोनाउन हमेशा बदला जाएगा और वो सिर्फ दो ही बदलते हैं, आई और यू से संबंधित जो होते हैं। तो आई को हम ही कर देंगे, यहां पे ही हो गया। अब क्योंकि यहां पे प्रेजेंट टेंस है तो इसका हम टेंस नहीं बदलेंगे, तो हम रीड को रीड ही लिखेंगे। लेकिन एक चीज है, आई बहुवचन कर्ता की तरह होता है, इसके साथ में क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, लेकिन ही के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ता है, तो हम वो लगा देंगे कि ही रीड्स। माई माने मेरी, माई कौन कह रहा है? ही, तो हिज कर दीजिए उसका पजेसिव, और BOO के बुक। ये हमारा वाक्य बन गया कि ही टेल्स मी दैट ही रीड्स हिज बुक। तो अब आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोगों ने जितना भी सीखा है उसको प्रैक्टिस के द्वारा और परफेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके अपनी समस्या बता सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।